बॉडीज एंडिंग एक्सप्लेन्ड ग्लिची। वाई इज मेपलवुड इन 2023? 2023 की सीमित श्रृंखला बॉडीज अच्छी तरह से शुरू होती है और 6 एपिसोड के माध्यम से गति बनाए रखती है, लेकिन कई टाइम ट्रैवल फिल्मों और शो की तरह यह तीसरे एक्ट में लड़खड़ाती है और चीजों को अनाड़ी ढंग से खत्म कर देती है, जिससे कई सवाल खुले रह जाते हैं। उन्होंने कहा, सेट का डिजाइन और संपादन शानदार है। यह लेख कहानी के सभी केंद्रीय पहलुओं, समय रेखा, पात्रों और कथानक के छिद्रों को कवर करेगा। यहाँ बॉडीज के कथानक और अंत की व्याख्या की गई है, बिगाड़ने वाले और शेखी बघारने वाले आगे हैं। कंटेंट्स: अनक्लियर मैकेनिक्स ऑफ टाइम ट्रैवल, द मैनिक्स टाइमलाइन, 1889, 1941, 2023, 2053, The interim timeline, The ending timeline, ending not explained, Bodies unclear mechanics of time travel। समय यात्रा की यांत्रिकी शो का सबसे त्रुटिपूर्ण, कम समझाया गया पहलू था, क्योंकि समय यात्रा इसके मूल में थी। उसकी वजह यहाँ है। हमें बताया गया है कि लगभग 2050 में एक गुप्त अध्ययन के परिणामस्वरूप थ्रोट नामक एक मशीन का आविष्कार हुआ। यह उपकरण किसी व्यक्ति को समय के माध्यम से भविष्य और अतीत दोनों में विस्थापित कर देता है। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई निरंतरता नहीं है। हम देखते हैं कि एलियास मनिक्स एक समय चुनता है और ठीक 1889 में उतरता है। डिफो, जो इसके ठीक बाद से गुजरता है, किसी तरह 5 बार क्लोन किया जाता है और 1890, 1941, 2023 और 2053 में 2 तारीखों के लिए भेजा जाता है। हम शो में एक आरेख भी देखते हैं जो समझाता है जब कोई गले में प्रवेश करता है तो क्या अपेक्षा की जाती है। हालांकि एलियास, आइरिस या सहारा को इस तरह से क्लोन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि इलियास 1889 के अलावा अन्य वर्षों में नहीं आया था, अन्यथा उसने उसका उपयोग अपने लाभ के लिए किया होता। इसके अलावा, यदि किसी को अतीत और भविष्य दोनों में ले जाया जाए, तो क्या एलियास और आइरिस भी 2217 में उतरेंगे? क्या सहारा भी 2083 में उतरेगा? क्या भविष्य के वर्षों 2083, 2165 और 2217 में शव उतरते रहे होंगे? बॉडीज प्लॉट एक्सप्लेन्ड, द मैनिक्स टाइमलाइन। बॉडीज 1889, मैनिक्स टाइमलाइन। कौन है जूलियन हार्कर? इलियास मैनिक्स भविष्य का एक रहस्यमय व्यक्ति है जो लॉन्ग हार्वेस्ट लेन पर आता है। वह एक अस्पताल में भर्ती है और एक मृत व्यक्ति जूलियन हार्कर होने का दावा करता है। असली जूलियन की मां दुहक से त्रस्त है और इस अजनबी को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करना चुनती है। जूलियन ने लोगों को शेयर बाजार संबंधी सलाह प्रदान करके हार्कर व्यवसाय का निर्माण किया। चूंकि वह भविष्य से है, इसलिए वह कभी भी गलत नहीं होता, प्रभावशाली और वफादार अनुयायियों का एक आंतरिक चक्र बनाता है। अल्फ्रेड हिलिंगहेड कौन है? उसका क्या होता है? जासूस अल्फ्रेड को 1890 में लॉन्गहार वेस्ट लेन में एक रहस्यमय नग्न शव मिला। अल्फ्रेड गुप्त रूप से पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है और उसे एक पत्रकार ऐश से प्यार हो जाता है। दोनों हत्या की जांच करते हैं। ऐश की तस्वीरों में एक आदमी और चलने वाली छड़ी की छाप उन्हें जूलियन हार्कर तक ले जाती है। जूलियन ने अल्फ्रेड को धोखा दिया और उसे नशीला पदार्थ दिया और लाश के साथ अल्फ्रेड की तस्वीरें लीं, जिससे यह समलैंगिक संबंध जैसा लगे। जब अल्फ्रेड जूलियन को कैद करने के लिए अपने चश्मे से फिंगरप्रिंट का उपयोग करता है, तो उसे ब्लैकमेल किया जाता है और ऐश को फंसाने के लिए कहा जाता है। अल्फ्रेड ने ऐश की रक्षा के लिए हत्या की बात कबूल की।
लॉन्गहार वेस्ट लेन की छत पर अपना नाम अंकित करने के बाद अल्फ्रेड अपनी पत्नी को बताता है कि उसने ऐश के साथ उसे धोखा दिया है और पुलिस उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। उसके स्थानांतरण पर जूलियन के आदेश पर कोरोनर अल्फ्रेड को मार देता है। खामी यह शो अल्कोव में हिलिंगहेड की नक्काशी पर काफी हद तक निर्भर करता है। उसके पास जाकर अपना नाम लिखने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उसे समय यात्रा की कोई अवधारणा नहीं है। यह 1890 है। पोली का क्या होता है? जूलियन ने पोली को लुभाया और उससे शादी कर ली, जो इस बात से अनजान है कि जूलियन ने उसके पिता को मार डाला। अंततः उसने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने हेडन हार्कर रखा। इसके बाद जूलियन उसे बताता है कि वह भविष्य का एक समय यात्री है और उसे अपने पंथ में शामिल करता है। दोष पोली यह नहीं मांगती कि जूलियन के पास वह शव क्यों है जिसकी उसके पिता जांच कर रहे थे, या उससे यह नहीं पूछती कि क्या वह उसके पिता की मृत्यु से जुड़ा था। तिजोरी सुरक्षित करना। जूलियन एक बैंक खरीदता है और एक तिजोरी की पहचान करता है जहां उसका वंशज कई दशकों बाद आविष्कार होने पर एक कच्चे परमाणु बम रखेगा। बॉडीज 1941 मैनिक्स टाइमलाइन। हु इज चार्ल्स व्हाइटमैन जूविश वाइसमैन? चार्ल्स एक जासूस है जो एक रहस्यमय आवाज के लिए गंदा काम कर रहा है जो उसे समय समय पर कॉल करती है। यह कॉल करने वाला पोली है जो जूलियन के निर्देशों पर काम कर रहा है। पोली द्वारा दिया गया ऐसा ही एक कार्य 1941 में लॉन्गहार वेस्ट लेन में एक रहस्यमय नग्न शव को ले जाना है। यह वही शव है जो 1890 में मिला था। एक अन्य पुलिसकर्मी जिसे चार्ल्स पर संदेह है उसका पीछा करता है और उसे रोकता है, लेकिन बूट में शव मिलने से पहले ही एक विस्फोट में मारा जाता है। वह लड़की कौन है? एस्तेर। लॉन्गहार वेस्ट लेन पर चार्ल्स की नजर एक बेघर लड़की एस्तेर पर पड़ती है जो पुलिस स्टेशन में आती है और चार्ल्स को ब्लैकमेल करती है। पोली को पता चल जाता है और वह चार्ल्स से एस्तेर को खत्म करने के लिए कहती है। ऐसा करने में असमर्थ चार्ल्स एस्तेर को अपने घर में छिपा देता है। जब उन पर बमबारी होती है तो चार्ल्स और एस्तेर भूमिगत हो जाते हैं। पोली एक हानिरहित बूढ़ी औरत के रूप में आती है और एस्तेर को जहर दे देती है, जबकि चार्ल्स पर एक अन्य पुलिसकर्मी द्वारा हमला किया जाता है। चार्ली अपने वरिष्ठ कैलोवे के सामने सब कुछ कबूल कर लेता है। चार्ली के सहायक की कॉल को सुनते हुए वे पोली का पता लगाते हैं, जिसे चार्ली अपहरण कर लेता है क्योंकि वह मारने वाला होता है। कैलोवे पुलिस प्रमुख हेडन के साथ आता है। हेडन कैलोवे को मार देता है और चार्ली को गिरफ्तार कर लेता है, जो हेडन की गर्दन पर चाकू मार देता है और भाग जाता है। चार्ली फिर पोली और जूलियन को मार देता है। इसके लिए उसे मौत की सजा दी जाती है। द कैबिन इन द वुड्स। द कैबिन इन द वुड्स 2012 की स्लेशर फिल्म है जो देखने में बहुत कुछ दिखाती है। फिल्म का निर्देशन ड्रू गोडार्ड ने किया है, जो द मार्टियन और क्लोवरफील्ड जैसी फिल्मों के निर्माता रहे हैं। केबिन इन द वुड्स के कलाकारों में विशेष रूप से क्रिस्टन कोनोली, क्रिस हेम्सवर्थ, अन्ना हचिसन, फ्रैन क्रांस, जेसी विलियम्स, रिचर्ड जेनकिंस और ब्रैडली व्हिटफोर्ड शामिल हैं। हम सिगोर्नी वीवर को एक कैमियो में भी देखते हैं। यह फिल्म जानबूझकर की गई एक रूढ़िवादी स्लेशर है। वास्तव में इसके अलावा मैं कहानी बताए बिना ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। यहाँ फिल्म कैबिन इन द वुड्स की कहानी और अंत के बारे में बताया गया है। स्पॉइलर आगे। कंटेंट्स। यहाँ फिल्म के प्रमुख पहलुओं के लिंक दिए गए हैं। फिल्म किस बारे में है? जंगल में केबिन। स्पॉइलर। बलि नियम। अमेरिका के लिए नियम। जापान के लिए नियम। कहानी की समीक्षा। राक्षस।
सबसे पहले कौन मरता है? समूह विभाजित हो गया। मार्टी ने माइक की खोज की। ढहने वाली सुरंग। उत्सव व्यवस्थित हैं। मार्टी रिटर्न्स। राक्षसों को मुक्त करना। लकड़ी में केबिन समाप्ति की व्याख्या। जंगल में केबिन किस बारे में है? यहां मूल आधार है। हालांकि फिल्म काफी रूढ़िवादी प्रतीत होती है, लेकिन इसका लक्ष्य यही है। क्या आप जानते हैं कि उन सभी स्लेशर फिल्मों का पैटर्न, चरित्र प्रकार और मौतें कैसे होती हैं? खैर, केबिन इन द वुड्स एक कथानक है जो एक ऐसे ब्रह्मांड पर आधारित है जहां सभी डरावनी फिल्में वास्तविक हैं। मतलब फ्रेडी क्रूगर, जेसन, सॉ जैसे सभी असली हैं। अब उस संदर्भ को देखते हुए केबिन इन द वुड्स एक स्पष्टीकरण देता है कि सभी स्लेशर घटनाएं मरने वाले युवाओं के साथ उस विशेष पैटर्न में क्यों होती हैं। जंगल में केबिन। स्पॉइलर। दुनिया पर कभी अति आकार के देवताओं का शासन था जो अब पृथ्वी की सतह के नीचे रहते हैं। पीढ़ियों से एक निर्दिष्ट समिति मानव बलि देकर देवताओं को प्रसन्न करती आ रही है। हालांकि प्रारंभ में बलिदान अपेक्षाकृत सरल थे, देवताओं ने धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए कुछ अतिरिक्त नाटक की मांग करना शुरू कर दिया। मौतों को एक पैटर्न और कुछ विशिष्ट प्रकार के होने की आवश्यकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्टीरियोटाइप की आवश्यकता थी, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अन्य की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए जापान में छोटे स्कूली बच्चों को इसकी पेशकश की जानी थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके लिए एक विशिष्ट समूह की आवश्यकता थी। जंगल में केबिन। बलिदान नियम। वर्ष में एक बार यज्ञ अवश्य करना चाहिए, तो एक साथ दुनिया भर में कमेटियां अपने बुरे काम को अंजाम देती हैं। जब तक दुनिया की एक समिति प्राचीन लोगों को संतुष्ट कर सकती है, दुनिया सुरक्षित रहेगी। अमेरिका के लिए नियम। जिस समूह का बलिदान दिया जाना है उसमें निम्नलिखित चरित्र रूढ़ियां होनी चाहिए। एथलीट, कुंवारी, विद्वान, दवरे, मूर्ख। WH को पहले मरने की जरूरत है, और ऐसा करने से पहले उसे अपने कपड़े उतारने होंगे। याद रखें, यह फिल्म कई स्लेशर फिल्मों पर व्यंग्य है, जिसमें एक हॉट लड़की है जो अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है और सबसे पहले मर जाती है। समूह को विभाजित करने की जरूरत है। क्या आपने सोचा है कि इन सभी स्लेशर फिल्मों में समूह हमेशा अलग होने और सुराग खोजने का फैसला क्यों करता है? तर्क यह मांग करेगा कि चाहे कुछ भी हो, आप एक साथ रहें, ठीक है। खैर, अब आप जानते हैं क्यों। यह भगवान के नियमों में है। वर्जिन को कष्ट सहना होगा, लेकिन उसकी मृत्यु वैकल्पिक है। लेकिन अगर वह मरती है तो यह अंत में होना चाहिए। फिर स्लेशर फिल्मों में हमेशा एक ऐसा चरित्र होता है जो देखने में आकर्षक नहीं लगता है। एक बेवकूफ, एक संजीदगी लड़की या लड़का। कभी कभी मुख्य अभिनेता को जानबूझकर कम आकर्षक दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्जिन स्टीरियोटाइप है। यह जरूरी नहीं है कि यह शाब्दिक हो, लेकिन यह व्यक्ति बहुत संयम से सोता है। और यह आपके पास है, ये नियमों का प्रमुख सेट है जिसे प्राचीन देवता अमेरिका में अपने मनोरंजन के लिए लागू करना चाहते हैं। जापान के लिए नियम। यह बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि पेशकश स्कूली बच्चों की है। बैटल रॉयल और एज द गॉड्स विल जैसी फिल्में इन रूढ़िवादिता के उदाहरण हैं। द कैबिन इन द वुड्स। लॉट सारांश। फिल्म की शुरुआत अमेरिकी समिति से होती है जो चर्चा करती है कि दुनिया के बाकी लोगों के बलिदान विफल हो गए हैं। केवल जापान और अमेरिका बचे हैं। दोस्तों का एक समूह सप्ताहांत के लिए एक सुदूर केबिन में जाने के लिए तैयार हो रहा है।
उन्हें ऑफ स्क्रीन समिति द्वारा चुना गया है। जूल्स द वहरे है, कर्ट जूल्स का बॉयफ्रेंड द एथलीट है, डाना द वर्जिन है, होल्डन द स्कॉलर है और मार्टी द फूल है। इसका उल्लेख बाद में किया गया है, लेकिन ये शीर्षक केवल अनुमानित हैं और जब तक उन्हें एक अच्छा शो मिलता है तब तक प्राचीन देवताओं को ज्यादा परवाह नहीं होती है। केबिन में दिमाग को नियंत्रित करने वाली दवाओं से लेकर जाल और मौत के एजेंटों तक हर चीज की व्यवस्था की गई है। जंगल में केबिन राक्षस। फिल्म में विभिन्न राक्षस रोबोट या भ्रम नहीं हैं। वे वास्तविक हैं और केबिन के अंतर्गत प्राप्त और संग्रहित हैं। प्रत्येक वर्ष जिस समूह की बलि दी जानी है, उनकी मृत्यु की प्रक्रिया को ट्रिगर किया जाता है। इस मामले में दाना एक प्राचीन डायरी पढ़ता है जिसमें लैटिन में एक जादू होता है। यह ज़ॉम्बीज़ को ऊपर उठने के लिए प्रेरित करता है। नीचे अमेरिकी समिति के पास यह देखने के लिए दांव चल रहा है कि किस राक्षस को मुक्त किया जाएगा। काफी भयावह। सबसे पहले कौन मरता है? नियमों का पालन करने के लिए समिति यह सुनिश्चित करने के लिए फेरोमोन जारी करती है कि जूल्स कपड़े उतारें और यौन संबंध बनाने का प्रयास करें। ज़ॉम्बी हमला करते हैं और जूल्स का सिर काट देते हैं। समूह विभाजित हो गया। कर्ट दूसरों को चेतावनी देने के लिए केबिन में वापस जाता है और वे एक साथ रहने का सबसे समझदार निर्णय लेते हैं। लेकिन मन बदल देने वाली गैस समिति द्वारा जारी की जाती है और कर्ट गिरोह को विभाजित करने के लिए अपने सुझाव को बदल देता है। मार्टी ने माइक की खोज की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समिति किसी तरह मार्टी के पॉट में दवा डालने से चूक गई है। इस वजह से वह मन को बदलने वाली गैसों से प्रतिरक्षित है। मार्टी को एक वायर टैप मिलता है और वह निष्कर्ष निकालता है कि वे एक टीवी शो में हैं। ठीक इसके बाद उसे एक मरा हुआ आदमी खींच कर ले गया। हालांकि यह केवल अंत में ही पता चलता है, मार्टी मरता नहीं है। वह किसी तरह ज़ॉम्बी पर काबू पाता है और उसे मार देता है। ढहने वाली सुरंग। कर्ट, डाना और होल्डन एक सुरंग के माध्यम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन समिति उसे उड़ा देती है। कर्ट अपनी गंदगी बाइक के साथ खड्ड को पार करने की पेशकश करता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, वह एक बल क्षेत्र से टकराता है और गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। डाना और होल्डन अविश्वास में भाग जाते हैं। होल्डन एक और निकास खोजने की कोशिश करने का प्रस्ताव करता है, लेकिन डाना को यह समझ में आने लगता है कि उनकी मौतें कोरियोग्राफ की गई हैं और कोई बच नहीं सकता है। कारवा में एक ज़ॉम्बी ने होल्डन को चाकू मार दिया और मार डाला और वे झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। डाना सतह पर तैरता है। उत्सव सुव्यवस्थित हैं। जापान अपने बलिदान से विफल हो जाता है क्योंकि स्कूली बच्चों का समूह हमलावर भूत को हानिरहित छोटे मेंढक में बदलने के लिए प्रार्थना करने में सक्षम हो जाता है। अब यह सब अमेरिका पर छोड़ दिया गया है। समिति अपनी जीत का जश्न मनाती है, बिना यह जाने कि मार्टी बच गया है। निदेशक ने टीम को सूचित करने के लिए कॉल किया कि स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्टी रिटर्न्स। मार्टी डाना को हमलावर ज़ॉम्बी से बचाने के लिए समय पर आता है। वह उसे एक बंकर में ले जाता है जो एक फैंसी एलिवेटर के माध्यम से नीचे की परतों तक जाता है। वे दोनों प्रवेश करते हैं और नीचे उतरना शुरू करते हैं। थोड़ी देर के बाद वे क्षैतिज रूप से आगे बढ़ते हैं और कांच के पिंजरों में बंद कई राक्षसों को देखते हैं। यह देखकर डाना को एहसास होता है कि उन्होंने अपनी मौत का रास्ता चुना है। राक्षसों को मुक्त करना। नीचे पहुंचने पर समिति ने मार्टी से शुरुआत करते हुए उन दोनों को मारने की योजना बनाई, क्योंकि नियमों के अनुसार यही सही आदेश होगा। लेकिन मार्टी और डाना हर एक भयानक राक्षस को सुविधा में छोड़ देते हैं
और हम एक बड़े पैमाने पर रक्त स्नान के गवाह बन जाते हैं। वे दोनों नीचे उतरते हैं और एक मंदिर तक पहुंचते हैं। यहाँ वे उन रूढ़ियों को देखते हैं जो उनके समूह में अब तक खत्म हो चुकी हैं। निदेशक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं। जंगल में केबिन समाप्ति की व्याख्या। निर्देशक बताते हैं कि अगर मार्टी की मृत्यु हो जाती है तो प्राचीन लोग पृथ्वी पर हमला नहीं करेंगे। दाना मार्टी के सामने बंदूक रखती है क्योंकि उसे लगता है कि एक मौत पूरे ग्रह से बेहतर है। दाना को एक वेयरवुल्फ द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है। निर्देशक को उस ज़ोंबी द्वारा फेंक दिया जाता है जो दोनों के पीछे पीछे आया था। मार्टी ने वेयरवुल्फ पर गोली चलाई। अंत में दाना और मार्टी एक दूसरे को मारने की कोशिश के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अंतिम समिति के विफल होने के साथ प्राचीन लोग ग्रह को सभी जीवन से शुद्ध करने के लिए सतह पर चढ़ गए। फिल्म में क्या हुआ, इस पर एक विहंगम दृष्टि डालने के लिए आइए चर्चा को थोड़ा और बढ़ाएं। यह समूह यादृच्छिक नहीं था और न ही उनका गंतव्य था। वह केबिन एक नियत गंतव्य था। समूह से केबिन के बारे में हम केवल यही सुनते हैं कि यह एक चचेरे भाई का था। हम नहीं जानते कि यह चचेरा भाई कौन है या उसने उन्हें वहां जाने के लिए मनाने में क्या भूमिका निभाई। गैस स्टेशन पर मौजूद आदमी का कहना है कि पहले भी कई लोग इस केबिन में आ चुके हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह केबिन ही मंच है। कभी कभार चुनिंदा लोगों के एक समूह को वहां सप्ताहांत बिताने के लिए राजी किया जाता है। विभिन्न पात्रों को इस मंच पर अपनी भूमिकाएं निभाने की जरूरत है, जिसका अर्थ है कि उन्हें इकट्ठा होने की जरूरत है। इसके बारे में सोचें। लोगों का एक पूरा समूह हमेशा तब तक इंतजार नहीं करेगा जब तक कि व्यक्तित्वों के सही मिश्रण वाला एक आदर्श समूह सामने न आ जाए। हम पहले से ही जानते हैं कि तकनीकी टीम के पास उन गैसों तक पहुंच है जो निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि उन्होंने समूह के लिए इस सप्ताहांत यात्रा को प्रभावित किया और संभव बनाया। देवता एक शो चाहते हैं और जबकि फिल्म में नहीं दिखाया गया है, तकनीकी लोग ऐसा करते हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने गुप्त रूप से इन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्दिष्ट तिथि पर वह नामित समूह केबिन में पहुंचे। गैस स्टेशन पर मौजूद व्यक्ति उसे भरे कहता है। वह समूह की संरचना को पहले से ही जानता है। हाँ, उन्होंने वर्जिन का अनुमान लगाया। वास्तव में ट्रॉप्स केवल एक अनुमान है, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान तब तक अनुकूल हैं जब तक उन्हें अच्छा शो मिलता है। संक्षेप में मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि समूह वहां दुर्घटनावश नहीं आया। यह सब एक विस्तृत सेटअप है। बहुत बुरा इसका उल्टा असर हुआ। हालांकि फिल्में अपमानजनक होती हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्लेशर फिल्में पूर्वानुमानित हो गई हैं। मुझे लगता है कि द कैबिन इन द वुड्स ने उस सभी रूढ़िवादिता को भुनाने का अवसर लिया ताकि एक कारण स्थापित किया जा सके कि स्लेशर घटनाओं को इतना पैटर्न क्यों दिया जाता है।